नमस्कार। आज हम बैंकिंग की दुनिया के उन हिस्सों की पड़ताल कर रही हैं जो दिखते तो साधारण है, लेकिन असल में हमारे पूरे पैसों के सिस्टम की धमनियों की तरह काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं सहायक सेवाओं यानी एंसिलरी सर्विसेज की। तो हमारे पास बैंकिंग के सिद्धांतों पर कुछ दस्तावेज हैं और आज हमारा मिशन ये समझना है कि बैंक सिर्फ पैसे रखने और कर्ज देने के अलावा आखिर और करते क्या है। ये कहानी है कि कैसे पैसा एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर करता है और कैसे टेक्नोलॉजी ने इस सफर को कागज की कश्ती से निकालकर एक डिजिटल सुपर हाईवे पर डाल दिया है। और ये कहानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ पैसों के लेन देन की नहीं है। ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे उसी डिजिटल सुपर हाईवे का इस्तेमाल करके सरकार करोड़ों लोगों तक, आप कह सकते हैं, एक सामाजिक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। ये एक तरह से भारत के वित्तीय विकास की कहानी है। चलिए तो फिर इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे भेजने की, यानी रेमिटेंस की। आज तो हम फोन से एक सेकंड में पैसे भेज देते हैं, लेकिन एक जमाना था डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी और बैंकर्स चेक यानी बीसी का। मुझे तो आज भी याद है, कॉलेज की फीस भरने के लिए डीडी बनवाना एक सालाना त्योहार जैसा होता था। हाँ बिल्कुल। घंटों लाइन में लगना, वो फॉर्म भरना और फिर उस कागज के टुकड़े को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखना। और अगर नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर भी गलत हो गया तो समझिए सब बर्बाद। आज की पीढ़ी ये शायद सोच भी नहीं सकती, पर उस जमाने में डीडी सबसे सुरक्षित माना जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये कभी बाउंस नहीं होता था। बैंक इसे बनाने से पहले ही आपके खाते से पैसे काट लेता है। तो ये आपका नहीं, बल्कि बैंक का वादा होता था कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी बात लिखी है कि डिमांड ड्राफ्ट कभी भी पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डीडी जिसके हाथ में हो पैसा उसे मिल जाए। ये क्यों है? ये तो एक सामान्य सा सुरक्षा का नियम लगता है। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हमारे देश के पैसों की पूरे सिस्टम की नींव है। ऐसा करना आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 31 का उल्लंघन होगा। आप सोचिए, अगर कोई भी बैंक एक ऐसा कागज बनाने लगे जो बेरर को दे हो, तो वह एक तरह से करेंसी नोट बना रहा है। ओह अच्छा। और हमारे देश में करेंसी नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि हर नियम के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। अरे वाह, मतलब एक छोटा सा नियम देश की पूरी मौद्रिक व्यवस्था से जुड़ा है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो फिर बैंकर्स चेक यानी बीसी में ऐसा क्या अलग था? वो भी तो डीडी जैसा ही लगता है। फर्क बस दायरे का था। डीडी एक शहर से दूसरे शहर पैसे भेजने के लिए एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह था, जबकि बैंकर्स चेक उसी शहर के अंदर भुगतान के लिए एक लोकल बस जैसा था। इसका इस्तेमाल ज्यादातर स्थानीय भुगतान के लिए होता था। और उस कागजी दुनिया में धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई नियम भी थे। जैसे इन दस्तावेजों में जिक्र है कि एक तय रकम के बाद भुगतान सिर्फ खाते में ही हो सकता है, नकद नहीं। ये सब मतलब डिजिटल निशानदेही के बिना एक पेपर ट्रेल बनाने के तरीके थे। हाँ, ये नियम सिस्टम को सुरक्षित तो बनाते थे, पर बहुत धीमा भी करते थे। डीडी की वैधता सिर्फ 3 महीने की होती थी। अगर वो खो जाए तो डुप्लीकेट बनवाने में हफ्ते लग जाते थे। यहाँ तक कि आरबीआई को दखल देकर नियम बनाना पड़ा कि अगर बैंक डुप्लीकेट डीडी बनाने में 15 दिन से ज्यादा लगाता है तो उसे ग्राहक को हर्जाना देना होगा। इससे ग्राहकों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन रफ्तार अभी भी एक बड़ी समस्या थी। तो एक तरफ डीडी की सुरक्षा थी, तो दूसरी तरफ उसकी धीमी रफ्तार। बैंकिंग सिस्टम एक चौराहे पर खड़ा था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो डीडी जितना सुरक्षित हो, पर उससे 1000 गुना तेज हो। बिल्कुल। भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही थी और उसे पैसों की भी वही रफ्तार चाहिए थी। और इसी जरूरत ने ही भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम निफ्ट और आरटीजीएस को जन्म दिया। तो अब आते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम यानी निफ्ट पर। ये 2005 में शुरू हुआ। दस्तावेजों में लिखा है कि ये बैचों में काम करता है। इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए निफ्ट को एक सिटी बस की तरह सोचिए। बस हर एक सवारी के लिए अलग से नहीं चलती। वो कुछ देर रुकती है, कई सवारियों को मतलब ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करती है और फिर हर आधे घंटे में अपने रूट पर निकल पड़ती है। इसी को डेफर्ड नेट सेटलमेंट कहते हैं। मतलब आपका ट्रांजैक्शन तुरंत नहीं बल्कि अगले बैच में प्रोसेस होता है।
इसीलिए इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं। अच्छा, और हर बैंक शाखा का एक यूनिक आईएफएससी कोड होता है जो ये पक्का करता है कि बस सही स्टॉप पर ही रुके। ये सिस्टम बहुत सरल और सुरक्षित है। लोन की किश्तें, क्रेडिट कार्ड के बिल, ये सब इसी से आसान हुए हैं। हाँ, निफ्टी रोजमर्रा के सफर के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर किसी को बहुत जरूरी काम से बहुत सारा पैसा लेकर तुरंत कहीं पहुंचना हो तो सिटी बस से तो काम नहीं चलेगा। तब आपको चाहिए एक पर्सनल टैक्सी, और बैंकिंग की दुनिया में वो पर्सनल टैक्सी है आरटीजीएस। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? नाम से ही रफ्तार का अंदाजा हो रहा है। बिल्कुल, रियल टाइम का मतलब है तुरंत, जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन शुरू किया, और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाता है। निफ्टी की तरह इसे किसी बैच का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये हमारे देश का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सौदों और सरकारी लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ न्यूनतम रकम 2 लाख रुपए है, पर अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ये वाकई बड़े लेन देन के लिए है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी गारंटी इसकी गति। आरबीआई का सख्त निर्देश है कि पैसा भेजने का संदेश मिलते ही पाने वाले बैंक को 30 मिनट के अंदर पैसा लाभार्थी के खाते में डालना ही होगा। और अब तो ये सेवा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलती है। इसने तो व्यापार करने के तरीके को ही बदल दिया है। यहाँ एक चेतावनी भी है। दस्तावेज बताते हैं कि आरटीजीएस में पैसा सिर्फ अकाउंट नंबर के आधार पर ट्रांसफर होता है, नाम से कोई लेना देना नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रक्रिया रियल टाइम होती है। सिस्टम के पास नाम और अकाउंट नंबर का मिलान करने का समय नहीं होता है। इसलिए अगर अकाउंट नंबर में एक अंक की भी गलती हुई तो पैसा गलत खाते में जा सकता है, और उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे डीडी के कागजी कश्ती से निकलकर हम नेफ्ट और आरटीजीएस के डिजिटल सुपर हाईवे तक पहुंच गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए किया गया। और यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर यानी ईबीटी स्कीम की भूमिका आती है। ये समझना जरूरी है कि डीबीटी या ईबीटी कोई अलग से बनाया गया सिस्टम नहीं है। यह उसी नेफ्ट या आरटीजीएस की पटरियों पर दौड़ रहा है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सौदों के लिए बनी थी। यह टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है जहां देश की आर्थिक धमनियों का इस्तेमाल आम नागरिक तक सीधे सरकारी मदद पहुंचाने के लिए किया गया। इसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी भी कहते हैं, और इसका मकसद साफ है। मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं का पैसा बिना किसी बिचौलिए या रिसाव के सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में पहुंचाना। यह सिर्फ पैसे भेजना नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था पर भरोसा कायम करना है। और इसे लागू करने का जो मॉडल है वो बहुत ही अनूठा है। हाँ, वो मॉडल है एक जिला कई बैंक, एक लीडर बैंक। चलिए इसे समझते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक राज्य सरकार हर जिले के लिए आरबीआई और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यानी एसएलबीसी से सलाह करके सिर्फ एक लीडर बैंक चुनती है। इस लीडर बैंक को आप उस जिले के लिए उस योजना का प्रोजेक्ट मैनेजर समझ सकते हैं। वो अकेले सारा काम नहीं करता, बल्कि जिले के बाकी सभी बैंकों को यानी अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को साथ लेकर चलता है और उनके साथ एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम करता है। तो प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि सरकारी विभाग सभी लाभार्थियों की एक लिस्ट इस लीडर बैंक को देता है, और फिर लीडर बैंक उस लिस्ट को जिले के बाकी सभी बैंकों में बांट देता है। और इसके बाद का जो कदम है वो है लोगों को बैंकिंग से जोड़ने की आत्मा, आप कह सकती हैं। ये सभी बैंक मिलकर उन सभी लोगों के बैंक खाते खोलते हैं जिनके खाते नहीं हैं। इन खातों को उनके आधार नंबर से जोड़ा जाता है, और जहां बैंक की शाखाएं नहीं हैं वहां बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी बैंक मित्र के जरिए उन तक पहुंचा जाता है। और फिर पैसों का प्रवाह कैसे होता है? हर महीने सरकार एक मुश्त रकम लीडर बैंक को भेजती है। बिल्कुल, और लीडर बैंक अपना कमीशन रखकर बाकी पैसा दूसरे बैंकों को भेज देता है, और उसी दिन पैसा सभी लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाता है। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। हाँ, और ये सिर्फ सब्सिडी पाने का एक जरिया नहीं है। इन दस्तावेजों में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये ईबीटी खाते लोगों को असली बैंकिंग से जोड़ते हैं। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं मिलता, बल्कि जरूरत पड़ने पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा, पैसे भेजने की सुविधा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे छोटे मोटे कर्ज की सुविधा भी मिलती है। ये लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने का एक तरीका है। बिल्कुल, इस विशाल योजना को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा तंत्र बनाया गया है। जैसे जिला स्तर पर एक निगरानी समिति होती है, और शिकायतों के लिए भी एक अलग व्यवस्था है। पारदर्शिता के लिए सभी बैंक मित्रों की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। सही कहा,
ये दिखाता है कि कैसे NEFT और RTGS जैसे भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है जो न केवल कुशल है बल्कि समावेशी भी है। ये टेक्नोलॉजी का सामाजिक भलाई के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक लॉकर किराए पर लेना किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने जैसा है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। कानूनी तौर पर बैंक और ग्राहक के बीच का ये रिश्ता लेसर और लेसी यानी पट्टादाता और पट्टेदार का होता है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक सिर्फ आपको जगह नहीं दे रहा, बल्कि उस जगह की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी भी ले रहा है। इसे ड्यूटी ऑफ केयर कहते हैं और यही आज हमारी पूरी चर्चा का आधार है। अच्छा, ड्यूटी ऑफ केयर, ये शब्द ही पूरे मामले को एक नया एंगल देता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे लॉकर लेना है, मुझे क्या करना होगा? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को आप काफी सिस्टमैटिक बना दिया गया है। सबसे पहली शर्त है कि आप बैंक के ग्राहक होने चाहिए। अगर आप नए ग्राहक हैं तो आपको अपनी पूरी KYC प्रक्रिया यानी नो योर कस्टमर वो पूरी करनी होगी। ये तो अब खैर हर बैंकिंग सेवा के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो बेसिक है। इसके बाद आती है पारदर्शिता की बात, जो पहले एक बड़ी समस्या थी। अब RBI के नियमों के मुताबिक हर बैंक ब्रांच को खाली लॉकरों की एक लिस्ट डिस्प्ले करनी होती है, और अगर कोई लॉकर खाली नहीं है तो उन्हें एक वेटिंग लिस्ट बनानी पड़ती है और आपको एक वेटिंग लिस्ट नंबर देना होता है। अच्छा, इससे भाई भतीजावाद या किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। यानी अब ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक मैनेजर कह दे अभी तो कोई लॉकर खाली नहीं है और अंदर से अपने किसी जानने वाले को दे दे। बिल्कुल नहीं, कम से कम कागज पर तो नहीं। और सबसे बड़ा बदलाव है मॉडल लॉकर अग्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मतलब IBA ने एक स्टैंडर्ड अग्रीमेंट बनाया है। अब सभी बैंकों को उसी के आधार पर अपना अग्रीमेंट बनाना होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैंक सब अपनी मर्जी से ग्राहक के खिलाफ कोई एक तरफा शर्त नहीं डाल सकता। सही है। आपको उस अग्रीमेंट की एक कॉपी भी दी जाती है। ठीक है, ये तो बहुत साफ है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसे। इसका खर्चा कितना आता है? और मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी सुना है। क्या बैंक एडवांस में काफी पैसे रखवा लेता है? देखिए, किराया लॉकर के साइज पर निर्भर करता है, जैसे छोटे, मीडियम, बड़े और एक्स्ट्रा लार्ज। ये हर बैंक और शहर के हिसाब से थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जहां तक सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात है तो हाँ, बैंक एक टर्म डिपॉजिट यानी TD खुलवा सकता है। ये एक तरह की गारंटी होती है। ये डिपॉजिट इतना होता है कि उससे 3 साल का किराया, और अगर कभी लॉकर तोड़ना पड़े तो उसका चार्ज। अच्छा, मतलब अगर लॉकर तोड़ने की नौबत आ गई तो उसका चार्ज भी इसी में से कवर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वही चार्ज कवर हो सके। मतलब बैंक ये पक्का कर लेना चाहता है कि अगर ग्राहक किराया दिए बिना गायब हो जाए तो उनका नुकसान ना हो। सही समझे। लेकिन यहाँ भी ग्राहकों के लिए एक राहत है। अगर आप बैंक के पुराने ग्राहक हैं, आपका अकाउंट ठीक से चल रहा है और आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो बैंक आपको इस टर्म डिपॉजिट के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये नियम ज्यादातर नए ग्राहकों के लिए सख्ती से लागू होता है। 2 चाबियों वाला सिस्टम। मुझे लगा था ये सिर्फ पुरानी जासूसी फिल्मों में होता है, जहां 2 लोग मिलकर एक बक्सा खोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का कोई मैनेजर भी चाहे तो अकेले मेरा लॉकर नहीं खोल सकता। ये तो बहुत बड़ी तसल्ली की बात है। हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है और सुरक्षा का एक बहुत मजबूत इंतजाम है। इसे डुअल कंट्रोल कहते हैं। एक चाबी आपको मिलती है और उससे मिलती जुलती एक मास्टर की बैंक के पास होती है। जब भी आपको लॉकर खोलना होता है तो पहले बैंक का अधिकारी अपनी चाबी लगाता है, लेकिन उससे लॉकर खुलता नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ आधा खुलता है, मतलब अनलॉक होता है। पूरा लॉकर तभी खुलेगा जब आप अपनी चाबी लगाएंगे। और बंद करते समय भी आप अपनी चाबी निकाल कर ले जाते हैं, जिसके बाद ही बैंक अपनी चाबी निकाल सकता है। आपकी चाबी के बिना लॉकर खोलना नामुमकिन है। और इसका इस्तेमाल कौन कौन करता है? क्या ये सिर्फ गहने और प्रॉपर्टी के पेपर्स रखने के लिए है? पारंपरिक रूप से तो लोग इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास जो सोर्स हैं वे बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कहीं ज्यादा व्यापक है। जाहिर है, आम लोग, फर्म, कंपनियां, ट्रस्ट सभी लॉकर ले सकते हैं। कुछ दिलचस्प उदाहरण भी हैं, जैसे हीरा व्यापारी अपने व्यापार का स्टॉक रखने के लिए बड़े लॉकरों का इस्तेमाल करते हैं। ओहो। एक और अनोखा इस्तेमाल है सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को किसी डिवाइस में रखकर लॉकर में रखना, ताकि उस पर 2 लोगों का जॉइंट कंट्रोल रहे।
तो ये सिर्फ पारिवारिक गहनों से कहीं आगे की चीज है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब सुरक्षा के उस पहलू पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन चाबियों के अलावा बैंक और क्या ठोस इंतजाम करता है? सुरक्षा के कई लेयर्स होते हैं। सबसे पहले तो वो जगह जहां लॉकर रखे होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग रूम या वॉल्ट कहते हैं। हाँ, इसकी दीवारें, दरवाजे सब कुछ बहुत मजबूत स्टील और कंक्रीट से बने होते हैं ताकि कोई उन्हें आसानी से तोड़ या काट ना सके। ठीक है। दूसरा और आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी है सीसीटीवी सर्विलेंस। स्ट्रॉन्ग रूम के आने जाने के हर रास्ते पर और उसके अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे होना अनिवार्य है। और सिर्फ कैमरे लगाना ही काफ़ी नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग को कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। अच्छा, 180 दिन, ये सुनकर सुरक्षा का एहसास तो होता है, लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए किसी ग्राहक को शक होता है कि उसके लॉकर के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, तो क्या वो इन सीसीटीवी फुटेज को देखने की मांग कर सकता है या ये सिर्फ पुलिस जांच के लिए है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर ये फुटेज बैंक की आंतरिक सुरक्षा और पुलिस जांच के लिए होती है, लेकिन अगर कोई विवाद होता है या ग्राहक को कोई गंभीर शक है तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत इसकी मांग कर सकता है। बैंक सीधे तौर पर आपको फुटेज शायद न दिखाए, लेकिन शिकायत करने पर या कानूनी नोटिस के बाद उन्हें यह दिखाना पड़ सकता है। और आग या पानी जैसी चीजों से भी कोई सुरक्षा होती है? हाँ, नियमों के मुताबिक आग से सुरक्षा के लिए अलार्म और बुझाने के उपकरण और पानी के रिसाव को रोकने के उपाय करना भी बैंक की जिम्मेदारी है। अगर लॉकर मैकेनिकल हैं तो उन्हें BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों पर खरा उतरना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है तो उन्हें RBI के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का पालन करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेसी की। हाँ, जब मैं अपना लॉकर खोलता हूं तो क्या कोई बैंक कर्मचारी मेरे कंधे पर झांक सकता है कि मैं अंदर क्या रख रहा हूं या निकाल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी प्राइवेसी का अधिकार है। जैसे ही आपकी पहचान कंफर्म हो जाती है और अधिकारी अपनी मास्टर की लगा देता है, उसके बाद उसे लॉकर रूम से बाहर चले जाना चाहिए। आप अकेले में अपना लॉकर ऑपरेट करते हैं। ये एक बुनियादी नियम है जिसका पालन हर बैंक को करना होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए मैं शहर से बाहर हूं और मुझे एक SMS आता है कि मेरा लॉकर ऑपरेट किया गया है, जबकि मैंने तो किया ही नहीं। ऐसा कैसे पता चलेगा? इसके लिए अब एक शानदार सिस्टम है जो 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ है। अब जब भी आपका लॉकर ऑपरेट होता है, चाहे आप करें या कोई और, मतलब जॉइंट होल्डर, आपको तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल पर एक अलर्ट मिलता है। तुरंत? हाँ, रियल टाइम। इस अलर्ट में तारीख और समय लिखा होता है। अगर आपने वो ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप फौरन बैंक को सूचित कर सकते हैं। ये पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मैं तो बहुत लापरवाह हूं, तो मेरे मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अगर मुझसे चाबी खो गई तो क्या ये बहुत बड़ी मुसीबत है? मुसीबत तो है, लेकिन इसका एक तय प्रोसेस है। अगर चाबी खो जाती है तो आपको सबसे पहले बैंक को लिखित में बताना होता है। बैंक आपकी पहचान कंफर्म करने के बाद आपकी मौजूदगी में एक सर्टिफाइड कंपनी के एजेंट को बुलाकर लॉकर को तुड़वाता है। हो, उसका खर्चा? हाँ, इसका पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ता है, जिसमें लॉकर तोड़ने का और नया लॉक और चाबी लगाने का खर्च शामिल होता है। और अगर कोई किराया ही ना दे? मान लीजिए कोई 3-4 साल तक किराया देना भूल जाए, तब बैंक क्या करता है? अगर किराया लगातार 3 साल तक नहीं चुकाया जाता तो बैंक को लॉकर तोड़ने का अधिकार है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत सख्त है। बैंक को पहले आपको नोटिस भेजना होगा, फिर 2 बड़े अखबारों में एक पब्लिक नोटिस छपवाना होगा। इसके बाद बैंक के एक अधिकारी और 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में लॉकर को तोड़ा जाएगा, और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी? हाँ, बिल्कुल। अंदर से जो भी सामान निकलता है उसकी एक लिस्ट बनाकर उसे बैंक सील बंद लिफाफे में रख लेता है और बाद में नीलामी करके अपना बकाया वसूल सकता है। यानी बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। और क्या सरकारी एजेंसियां जैसे इनकम टैक्स या ED भी लॉकर खुलवा सकती हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ कोर्ट के आदेश या कानूनी अधिकार के तहत। इनकम टैक्स, ED या पुलिस जैसी एजेंसियां अगर जांच के सिलसिले में चाहें तो आपके लॉकर को जब्त कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में वे आपको सूचित करते हैं और आपकी या आपके प्रतिनिधि की मौजूदगी में ही लॉकर खोला जाता है। ठीक है, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो मेरे जैसे लोगों को लॉकर लेने से पहले सोचने पर मजबूर करता है। मान लीजिए इन सब सुरक्षा उपायों के बावजूद बैंक में चोरी हो जाए, डकैती पड़ जाए या आग लग जाए और मेरे लॉकर का सामान नष्ट हो जाए,
तब क्या? पहले तो सुनने में आता था कि बैंक बस हाथ खड़े कर देते थे और कहते थे कि हमें नहीं पता लॉकर में क्या था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो 2022 के नए नियमों के बाद आया है। पहले बैंक इसी बात का फायदा उठाते थे। वो कहते थे कि ये एक किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता है, हमारे कंट्रोल से बाहर हुई घटना के लिए हम जिम्मेदार नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा। नए नियमों के तहत अगर बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर की सामग्री का नुकसान होता है, जिसमें चोरी, डकैती, आग लगना या बैंक की बिल्डिंग का गिरना शामिल है, तो बैंक मुआवजा देने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। मुआवजा? कितना मुआवजा? बैंक को आपके लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। 100 गुना? हाँ, उदाहरण के लिए अगर आपके लॉकर का सालाना किराया 5,000 रुपए है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। अरे वाह! ये ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। इसने पूरी जिम्मेदारी का समीकरण ही बदल दिया है। किराए का 100 गुना, ये तो सच में गेम चेंजर है। इसने तो उस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद भी है? कोई ऐसी स्थिति जहां बैंक कह सकता है कि हमारी कोई गलती नहीं? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है। बैंक प्राकृतिक आपदाओं यानी एक्ट्स ऑफ गॉड के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे भूकंप, बाढ़, आसमानी बिजली गिरना या तूफान। इन वजहों से अगर लॉकर के सामान को नुकसान होता है तो बैंक ये कहकर बच सकता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। क्या? बैंकों को ये साबित करना होगा कि उन्होंने इन आपदाओं से बचाव के लिए सभी जरूरी और उचित उपाय किए थे। वे सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बाढ़ आ गई थी। उन्हें दिखाना होगा कि उन्होंने अपने स्ट्रांग रूम को सुरक्षित रखने के लिए क्या इंतजाम किए थे। ये एक संवेदनशील लेकिन बहुत जरूरी सवाल है। अगर किसी लॉकर धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लॉकर में रखी चीजों का क्या होता है? ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है? इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ही रामबाण है, और वो है नॉमिनेशन। बैंक्स हमेशा लॉकर लेते समय नॉमिनी का नाम भरवाने पर जोर देते हैं। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो प्रक्रिया बहुत सीधी हो जाती है। मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी के पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने के 15 दिनों के अंदर बैंक को लॉकर का एक्सेस देना होता है। सिर्फ 15 दिन? हाँ, नियम यही कहता है। अगर लॉकर सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर था तो नॉमिनी सामान की लिस्ट बनाकर उसे ले जा सकता है। अगर लॉकर जॉइंट होल्डिंग में था तो जो जीवित धारक है और जो नॉमिनी है, दोनों मिलकर सामान का निपटारा कर सकते हैं। और भगवान ना करे अगर किसी ने नॉमिनी नहीं बनाया हो तो? तब तो परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती होगी। तब प्रक्रिया वाकई में जटिल हो जाती है। उस स्थिति में सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को अपना दावा पेश करना पड़ता है। बैंक को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि किसी गलत व्यक्ति को सामान न मिल जाए। इसमें वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे कई कानूनी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और इसमें काफी समय और भाग-दौड़ लग सकती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अपने हर अकाउंट और लॉकर में नॉमिनेशन जरूर करवाएं। ये आपके परिवार को भविष्य की बहुत बड़ी परेशानी से बचाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो क्या कहें? मेरे मन में जो डर था वो काफी हद तक दूर हुआ है। ऐसा लगता है कि एक बैंक लॉकर अब सिर्फ एक धातु का बक्सा नहीं रहा। इसके पीछे एक मजबूत कानूनी रिश्ता है, सुरक्षा और पहुंच के बहुत साफ नियम है, और सबसे बढ़कर अब बैंक की जवाबदेही पहले से कहीं ज्यादा तय कर दी गई है। बिल्कुल, सार यही है कि ये रिश्ता एक साधारण किराएदारी से ऊपर उठकर एक ऐसी सेवा में बदल गया है जिसमें बैंक की उचित देखभाल की जिम्मेदारी यानी ड्यूटी ऑफ केयर शामिल है। किराए का 100 गुना मुआवजे वाला नियम इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, एक्ट्स ऑफ गॉड वाला अपवाद भी है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ये ग्राहक और बैंक के बीच जिम्मेदारियों का एक बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश है। आज हम बैंकिंग के कुछ ऐसे ही छिपे हुए लेकिन बेहद जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि कस्टोडियल सर्विसेज क्या होती हैं, बैंक आपका निवेश के पोर्टफोलियो को कैसे संभालते हैं, और भी बहुत कुछ। हाँ, और ये भी कि आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए मर्जिंग बैंकिंग की क्या भूमिका है और बैंक सरकार के लिए एक एजेंट के तौर पर कैसे काम करते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेवाएं असल में काम कैसे करती हैं और इन सब के बीच
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियम हम जैसे ग्राहकों के हितों की रक्षा कैसे करते हैं? तो शुरुआत करते हैं बैंकों की एक बहुत ही खास भूमिका से, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। एक कस्टोडियन यानी संरक्षक के तौर पर। सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। एक कस्टोडियन बैंक असल में आपके निवेश के लिए एक हाई सिक्योरिटी डिजिटल लॉकर की तरह है। ओके। जब आप शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरी सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो ये बैंक उन्हें चोरी या गुम होने से बचाने के लिए सुरक्षित रखता है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो डीमैट अकाउंट होता ही है, तो इसकी क्या जरूरत? हाँ, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया। डीमैट अकाउंट में तो सब सुरक्षित रहता ही है। बिल्कुल। एक आम निवेशक के लिए डीमैट अकाउंट काफी है, लेकिन सोचिए म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों या बड़े बड़े रिटायरमेंट फंड्स के बारे में। अच्छा, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ, जिनके पास हजारों करोड़ की सिक्योरिटीज होती हैं, उनके लिए सिर्फ एक अकाउंट काफी नहीं होता। उन्हें एक ऐसी संस्था चाहिए जो न सिर्फ सिक्योरिटीज को सुरक्षित रखे, बल्कि उनसे जुड़े सारे काम भी संभाले। जैसे कि? जैसे डिविडेंड इकट्ठा करना, कॉर्पोरेट एक्शन को मैनेज करना। कस्टोडियन बैंक उनके लिए ये सब करता है, एक तरह से उनके निवेश का पूरा हिसाब किताब रखता है। अच्छा, तो ये बड़े खिलाड़ियों के लिए एक तरह का सुपर डीमैट अकाउंट है जो सुरक्षा के साथ साथ मैनेजमेंट भी करता है। बिल्कुल। तो अगर बैंक मेरे स्टॉक्स को इस हाई सिक्योरिटी लॉकर में रख रहा है, तो अगला सवाल जाहिर है कि उस लॉकर के अंदर रखी चीजों को सिर्फ सुरक्षित ही रखना है या उनकी कीमत भी बढ़ानी है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है यहीं से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम शुरू होता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कस्टडी का काम है सुरक्षा देना, जबकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है ग्रोथ देना। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके सभी निवेशों का एक संग्रह। कुछ डेट में होंगे जहां से आपको फिक्स्ड ब्याज मिलता है, और कुछ इक्विटी यानी शेयर्स में जहां से डिविडेंड और कैपिटल गेन्स की उम्मीद होती है। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का असली मकसद है जोखिम, रिटर्न और लिक्विडिटी के बीच एक सही संतुलन बनाना। हमारे स्रोत में एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत का जिक्र है, इट इज द पोर्टफोलियो दैट मैटर्स, यानी मायने पूरा पोर्टफोलियो रखता है, कोई एक सिक्योरिटी नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अगर मेरा कोई एक स्टॉक डूब रहा है तो मुझे तो फर्क पड़ेगा ही। हाँ, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नजरिया इससे कहीं बड़ा है। इसे एक क्रिकेट टीम की तरह समझिए। अच्छा। आप सिर्फ 11 बेहतरीन बल्लेबाज चुनकर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। हाँ। आपको गेंदबाज, ऑलराउंडर और विकेट कीपर भी चाहिए। सही बात है। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी यही काम करता है। हो सकता है आपका एक टेक्नोलॉजी स्टॉक अच्छा प्रदर्शन न कर रहा हो, लेकिन उसी समय आपका फार्मास्यूटिकल स्टॉक तेजी से बढ़ रहा हो। एक का नुकसान दूसरे के फायदे से संतुलित हो जाता है। ओके, तो मतलब किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी टीम का कुल प्रदर्शन होता है। बिल्कुल। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है कि बड़ा रिटर्न बड़े जोखिम के साथ ही आता है। तो जब कोई ग्राहक बैंक की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम यानी पीएमएस लेता है, वो तो एक तरह से अपना पैसा बैंक के भरोसे छोड़ रहा है। हाँ। ऐसे में आरबीआई के दिशा निर्देश उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यही आरबीआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आरबीआई के नियम बहुत साफ हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम, पीएमएस सेवाएं ग्राहक के अपने जोखिम पर दी जाती हैं। मतलब कोई गारंटी नहीं? कोई गारंटी नहीं होती। बैंक आपको ये नहीं कह सकता कि हमें पैसा दो, हम इसे दोगुना कर देंगे। अच्छा, तो सारी जिम्मेदारी निवेशक की है। और क्या नियम है? दूसरा, ये स्कीम लंबी अवधि के निवेश के लिए है, कम से कम 1 साल। मतलब ये आज खरीदो कल बेचो वाली स्कीम नहीं है। ठीक है। तीसरा, आपका पैसा सिर्फ कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक्स और बॉन्ड्स में ही लगाया जा सकता है। इसे कॉल मनी या बिल मार्केट जैसे बहुत शॉर्ट टर्म बाजारों में नहीं लगा सकते, ताकि ज्यादा सट्टेबाजी ना हो। सही पकड़ा। और फीस का क्या बैंक मुनाफे में से हिस्सा लेता है? हाँ, ये भी एक सवाल था। नहीं। और ये चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, बैंक सेवा के लिए एक निश्चित फीस लेता है जो आपके रिटर्न पर निर्भर नहीं करती। अच्छा। ऐसा इसलिए ताकि ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पैसों से बहुत ज्यादा जोखिम न लेने लगे। ये नियम मिलकर पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो बैंक आम लोगों और संस्थाओं के पैसे को मैनेज करते हैं। लेकिन अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि बैंक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। हाँ। यहीं से मर्चेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या चीज है? हाँ, अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिटेल बैंकिंग का एक परिष्कृत रूप है, तो मर्चेंट बैंकिंग पूरी तरह से कॉर्पोरेट जगत का खेल है।
नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मर्चेंट बैंकिंग का मुख्य काम है कंपनियों को पैसा जुटाने में मदद करना। जैसे जब कोई कंपनी अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना चाहती है, तो मर्चेंट बैंकर पूरी प्रक्रिया को मैनेज करता है। IPO का मतलब है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इसमें कंपनी का मूल्यांकन करना, कानूनी दस्तावेज तैयार करना और अंडरराइटिंग करना शामिल है। अंडरराइटिंग, ये क्या होता है? अंडरराइटिंग एक बहुत ही दिलचस्प काम है। इसका मतलब है कि मर्चेंट बैंकर एक तरह से कंपनी के नए शेयरों की बिक्री की गारंटी लेता है। अगर सारे शेयर पब्लिक नहीं खरीदती, तो मर्चेंट बैंकर उन्हें खरीदने का जोखिम उठाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? और इसके अलावा वे क्रेडिट सिंडिकेशन भी करते हैं। वो क्या है? मान लीजिए एक कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। कोई एक बैंक इतना बड़ा जोखिम शायद न लेना चाहे, तो मर्चेंट बैंकर कई बैंकों का एक समूह बनाता है जो मिलकर वो लोन देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से बैंकों के लिए भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया। बिल्कुल। इन सभी कामों के लिए बैंकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी से एक कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के रूप में रजिस्टर कराना होता है। कमाल है, एक तरफ बैंक एक आम इंसान का पैसा मैनेज कर रहा है और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए सलाहकार बना हुआ है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि सबसे बड़ी कंपनी यानी सरकार का पैसा कौन मैनेज करता है। हाँ, बिल्कुल। क्या सरकार का भी कोई बैंक अकाउंट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, और उसे भी बैंक ही मैनेज करते हैं। यहीं पर बैंक की एक और भूमिका सामने आती है, सरकार के एजेंट के तौर पर। अच्छा। बैंक सरकार के व्यवसाय के लिए RBI के एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA और राज्य सरकार के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती है। एक मिनट, मतलब बैंक मेरे लिए भी टैक्स जमा करता है और सरकार के लिए भी? हाँ, ये तो बैंकिंग का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसमें और क्या-क्या शामिल है? इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स जैसे टैक्स इकट्ठा करना, डायरेक्ट टैक्स और GST जमा करना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF जैसे खातों को संभालना, ओके। और सरकारी खजाना यानी ट्रेजरी का काम देखना, और सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान करना। मतलब ये बैंक सरकारी वित्तीय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार का पैसा सही जगह से आए और सही जगह पर पहुंचे। ठीक है, हमने इन सभी बड़ी और जटिल सेवाओं की बात कर ली, लेकिन अब उस चीज पर आते हैं जिससे हर आम ग्राहक का वास्ता पड़ता है, सर्विस चार्ज। एक बहुत ही जरूरी मुद्दा। हाँ, इस पर हमेशा बहस होती है। इन शुल्कों को तय कौन करता है और कैसे? देखिए, बैंक अपने सेवा शुल्क तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन RBI ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अच्छा। RBI का कहना है कि शुल्क तर्कसंगत यानी रीजनेबल होने चाहिए। और इस रीजनेबल शब्द के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, शुल्क सेवा प्रदान करने की औसत लागत के हिसाब से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सर्विस देने में लागत 10 रुपए की आ रही है और बैंक आपसे 100 रुपए वसूल रहा है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू ये है कि जो ग्राहक कम लेन देन करते हैं उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। और तीसरा, सभी शुल्कों को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी मिलनी चाहिए। कोई ब्रांच मैनेजर अपनी मर्जी से कोई नया चार्ज नहीं लगा सकता। RBI इन शुल्कों को तर्कसंगत बनाए रखने के लिए और क्या कदम उठाता है? RBI ने बैंकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं यानी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज की पहचान करने को कहा है, जैसे कि 10,000 रुपए तक का छोटा मोटा फंड ट्रांसफर। ठीक है। और नियम यह है कि बैंकों को ये बुनियादी सेवाएं अलग से उचित कीमतों पर देनी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये सेवा लेने के लिए ज्यादा मिनिमम बैलेंस वाला महंगा खाता खोलने पर मजबूर किया जाए। ये तो बहुत जरूरी बात है। और क्या कुछ खास तरह के ग्राहकों के लिए भी नियमों में कोई रियायत है? हाँ, बिल्कुल है। RBI के नियम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। नियम कहते हैं कि व्यक्तियों के लिए शुल्क कंपनियों या फर्मों की तुलना में कम होने चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों, पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दरें और भी उदार होनी चाहिए। RBI का संदेश साफ है, बैंकिंग एक सेवा है और इसके शुल्क उचित और न्यायसंगत होने चाहिए। पारदर्शिता की बात करें तो ग्राहकों को इन शुल्कों के बारे में पता कैसे चलता है? क्या बैंक चुपचाप चार्ज लगाना शुरू कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए भी कड़े नियम हैं। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर, ब्रांच के नोटिस बोर्ड पर और खाता खोलते समय शुल्कों की पूरी लिस्ट देनी होती है। और अगर कोई बदलाव हो तो?
अगर बैंक किसी शुल्क में कोई बदलाव करता है तो उसे ग्राहकों को कम से कम 30 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। अच्छा। साथ ही ग्राहकों को ये विकल्प भी देना होता है कि अगर वे नए शुल्कों से सहमत नहीं हैं तो बिना किसी जुर्माने के अपना खाता बंद करके जा सकते हैं। चलिए, अब कुछ कॉन्क्रीट शुल्कों पर नजर डालते हैं। हमारे स्रोतों में आरटीजीएस और एनईएफटी शुल्कों की सटीक जानकारी दी गई है। हाँ, 31 मई 2022 तक आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम शुल्कों की सीमा इस प्रकार है। आरटीजीएस जो बड़े अमाउंट के लिए होता है, उसमें 2 लाख से 5 लाख तक के लेन देन पर अधिकतम 24 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी लग सकता है। और 5 लाख से ऊपर? 5 लाख से ऊपर के लेन देन पर यह सीमा 49 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी है। और एनईएफटी जिसे हम छोटे मोटे ट्रांसफर के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाँ। उसके लिए क्या नियम है? एनईएफटी के लिए 10,000 रुपये तक के लेन देन पर अधिकतम 2.5 रुपये प्लस जीएसटी, 10,001 से 1 लाख तक 5 रुपये प्लस जीएसटी, 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपये प्लस जीएसटी और 2 लाख से ऊपर 25 रुपये प्लस जीएसटी। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अधिकतम सीमाएं हैं। बैंक चाहे तो इससे कम शुल्क भी ले सकते हैं। राइट। लेकिन इन नंबरों से ज्यादा दिलचस्प बात वो है जो स्रोत हमें बताता है। सबसे आकर्षक बात यह है कि अंदर आने वाले यानी इनवर्ड आरटीजीएस और एनईएफटी लेनदेन पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। 1 मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे खाते में नेफ्ट या आरटीजीएस से पैसे भेजता है तो मेरा बैंक उस पर कोई चार्ज नहीं काट सकता? बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आरबीआई की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सोचिए, अगर हर बार पैसा रिसीव करने पर भी पैसे कटने लगे तो लोग डिजिटल लेनदेन से हिचकिचाएंगे। सही बात है। इनवर्ट ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से मुफ्त रखकर आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को आसान बनाया है। ये हर खाता धारक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज की हमारी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि बैंक सिर्फ पैसे के लेन देन का एक जरिया नहीं है, वे हमारे निवेशों के संरक्षक हैं, हमारे भविष्य के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं, देश की बड़ी कंपनियों के सलाहकार हैं और सरकार के वित्तीय एजेंट भी हैं। बिल्कुल। आरबीआई द्वारा बनाया गया नियामक ढांचा इस जटिल प्रणाली में एक संतुलन बनाता है। एक तरफ बैंकों को काम करने की आजादी देता है तो दूसरी तरफ हम जैसे ग्राहकों के हितों की पूरी सुरक्षा भी करता है। इस चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है जिस पर सोचना जरूरी है। स्रोत में बुनियादी बैंकिंग सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों के नियमों का विवरण है। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे बैंकिंग और ज्यादा डिजिटल होती जाएगी, बुनियादी सेवा की परिभाषा कैसे विकसित होगी? क्या वीडियो केवाईसी या यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कल की बुनियादी सेवा बन जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। और हमारे नियम उन लोगों के लिए निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करेंगे जो आज भी डिजिटल रूप से उतने कुशल नहीं हैं? बिल्कुल। सभी का धन्यवाद। और हाँ, JAIB परीक्षा को पास करने के लिए आपको केवल ये वीडियो सुनना या देखना है। कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे चैनल JAIB CAIB पॉडकास्ट पर सभी क्लास देखें।